इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस यूनिफॉर्म ओवर इनफाइनाइट लेंथ, क्या मीनिंग हुआ इसका? एक आपके पास कोई लाइन जैसा स्ट्रक्चर है, लाइन जैसा स्ट्रक्चर है, एक धागा है या वायर है। लाइन का मतलब हो गया कि जिसकी लेंथ काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ। इसके रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा, और ज्यादा भी नहीं, हम तो क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ ले रहे हैं। और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। टोटल चार्ज कितना हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लेंथ है, इसकी इनफाइनाइट लेंथ है, तो हमें पता ही नहीं कि कितना टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर। और तो लेकिन टोटल चार्ज तो नहीं पता, लेकिन यहाँ एक फिगर आपको गिवन होती है जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का मतलब क्या हुआ? लैम्डा का मीनिंग ये हुआ कि इस वायर या इस लेंथ के 1 मीटर को अगर आप ले लें, कितना, जस्ट 1 मीटर ले लें, तो इस पर कितने कूलम का चार्ज है? लैम्डा। ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा कूलम पर मीटर। इस लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज इस लैम्डा की वैल्यू 2 कूलम पर मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वायर के, इस थ्रेड के 1 मीटर लेंथ पर 2 कूलम चार्ज है। बाकी टोटल चार्ज कितना हमें मतलब भी नहीं है और हमें पता भी नहीं उसको। ठीक है। इस लाइन चार्ज से, अच्छा यूनिफॉर्मली चार्ज है, फिलहाल यूनिफॉर्मली चार्ज का ही कंडीशन आपके सिलेबस में है। यहां इस लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर एक पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता पाएगा? एक गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर करना है, लेकिन गॉसियन सरफेस it should be, it must be necessarily pass through the point where you have to find out the electric field. It has to pass through P, P से पास होते हुए, and the line charge as the axis of cylinder, इसे एक्सिस ऑफ सिलेंडर बना लेना है और पॉइंट पी से पास हो जाएगा। तो एक हमने गॉसियन सरफेस यहाँ कंसीडर किया, ये आपका गॉसियन सरफेस बना। ओके, इधर आर रेडियस है तो दूसरी साइड भी आपको सेम रेडियस लेनी ही पड़ेगी, और इन को आपने एक सिलेंडर की फॉर्म में बना लिया। यानी कि आपका अब चार्ज किसके अंदर एनक्लोज्ड है? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आपका एनक्लोज्ड है। कहां से कहां तक का चार्ज एनक्लोज्ड होगा? ये रहा। ठीक है। इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ आपने ली है एल। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की लेंथ ली है क्या? एल। कुछ भी ले सकते हैं, इस एल को छोटा ले लो, बड़ा ले लो, वो सब अपने आप कैंसिल हो जाता है। ठीक है।
consider cylindrical Gaussian surface passing through P with the line charge as axis। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, वही कहानी। ये पॉइंट P है, पॉइंट P के अराउंड एक छोटा सा आपको एरिया एलिमेंट कंसीडर करना है। क्या है ये एरिया एलिमेंट, मेरे पास स्पेस कम कर दिया, ये है आपका ds वेक्टर। और n कैप आपको ड्रॉ करना है, n कैप एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर, विच इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। ठीक है, कंसिडर स्मॉल एरिया अराउंड, स्मॉल एरिया कौन सा, ds वेक्टर अराउंड P। अब यहां जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसमें दो तरह की सरफेसेस आ रही है। इस गॉसियन सरफेस में दो तरह की सरफेसेस आ रही हैं, स्मॉल एरिया वेक्टर ds अराउंड P। लेकिन यहां हमारे इस गॉसियन सरफेस पर दो तरह की सरफेसेस हैं। एक तो ये कर्व सरफेस है, सिलेंडर की कर्व सरफेस, और सिलेंडर के बेस जो फ्लैट सरफेसेस है। सिलेंडर के बेस क्या है, फ्लैट सरफेसेस है। ठीक है, सिलेंडर का बेस ऊपर वाला नीचे वाला दोनों ही बेस कहलाते हैं, ये फ्लैट सरफेसेस है। तो हमें यहां भी एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। एरिया वेक्टर यहां लिया, ये आपका लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हम यहाँ स्फेरिकल सरफेस क्यों नहीं ले रहे, देखो सीखने में और रटने में यही डिफरेंस होता है कि सीखा हुआ जो भी चीज आपने सीख ली उसके पीछे आपको रीजन पता होगा उसका, क्यों और क्यों नहीं, ये आपको इसके आंसर पता होंगे। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस स्फेरिकल ले लूं तो क्या होगा, ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट बहुत कम डिस्टेंस पर है, ये वाला पॉइंट इस गॉसियन सरफेस का और कम डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा स्ट्रॉन्गर जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और थोड़ा स्ट्रॉन्गर जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू मैक्सिमम होगी, E1 थोड़ा और छोटा होगा और E थोड़ा सा और छोटा होगा। और इसके 1000 पॉइंट लूंगा तो हजारों पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तब क्या पड़ेगा, चक्करबाजी पड़ जाएगी कि इंटीग्रेशन में हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल सकते कांस्टेंट लेकर, और फिर इंटीग्रेशन मुश्किल पड़ेगा। हो तो सब जाएगा लेकिन फिलहाल वो आपके स्कोप के बाहर निकल जाएगा। तो आपने क्या किया, स्मॉल एरिया वेक्टर ds अराउंड P, और P कहाँ है, ऑन कर्व सरफेस। ठीक है, ds डैश वेक्टर एंड ds डबल डैश वेक्टर ऑन फ्लैट सरफेसेस। एक फ्लैट सरफेस है, यहां आपने कंसीडर कर लिया ये क्या, ds डैश वेक्टर, और यहां आपने कंसीडर कर लिया ये ds डबल डैश, या दोनों तरफ आप ds डैश कंसीडर कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात, अब आ जाओ। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with area ds vector d phi e equals e ds, then total electric flux
linked with Gaussian surface, linked with Gaussian surface, phi e total equals close integration of EDS. हमें क्लोज सरफेस पर इंटीग्रेशन करना है। अब यहां हम इस क्लोज सरफेस को तीन पार्ट में तोड़ लेंगे, तीन पार्ट में तोड़ लेंगे यार। पहला पार्ट होगा कर्व सरफेस, दूसरा पार्ट ये दोनों बेस हो जाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, आप में से ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? इसे आपने तोड़ लिया, इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर कर्व्ड सरफेस प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सीधे, क्योंकि दोनों बेस एक जैसे हैं। क्या? इंटीग्रेशन ईडीएस डैश लिख दे, इसे कहां? ऑन फ्लैट सरफेस। मिस्टेक ज्यादातर करते हैं क्या है कि यहां भी सर्किल बना देंगे। यहां है सर्किल क्योंकि ये क्लोज सरफेस है। अब इस सरफेस के दो अलग अलग पार्ट हो गए, ना तो अपने आप में ये क्लोज्ड है और ना अपने आप में फ्लैट सरफेस क्लोज्ड है, तो यहां सर्किल नहीं बनाए जाते। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी आपका ईडीएस है कर्व सरफेस पर है। ठीक है, तो यहां अगर आप कर्व सरफेस पर देखें तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच कितना एंगल है बताओ? कर्व सरफेस पर, कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन और एन कैप की डायरेक्शन दोनों एक सेम है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे फ्लैट सरफेस पर, तो आपका ई वेक्टर, दोनों ही फ्लैट सरफेस पर ई वेक्टर और एरिया वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस के लिए ईडीएस cos 0 ओवर कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ईडीएस cos 90 ओवर फ्लैट सरफेस, फ्लैट बेसिस हो गया। अब ये तो खत्म हो गया आपका, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सिंपली आपके लिए क्या बचा? इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर कर्व सरफेस। ठीक है, अब उसके बाद वही कहानी लिखेंगे, थोड़ा सा वर्ड यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या? क्योंकि ये कर्व सरफेस का हर एक पॉइंट आपके इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, लाइन चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, लेकिन ऑल ओवर द गॉसियन सरफेस नहीं है इस बार, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस। हाँ, E is constant all over its कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस पर कांस्टेंट है। हालांकि यहाँ कांस्टेंट नहीं है, फ्लैट सरफेसेस पर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, और कम और कम और कम। लेकिन चाहे वो कुछ भी वैल्यू होती रहे, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर है, वो तो जीरो हो ही जाने उनके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाना है। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डीएस ओवर कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस पर आपने छोटे 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 डीएस 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 बना लिए, हजारों लाखों करोड़ों, और उन सबका एरिया जोड़ दिया, तो क्या मिलेगा आपको? कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा इसका। तो ये क्या बना आपके पास? ई और एरिया वेक्टर ओवर कर्व सरफेस जब आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो आपको मिलेगा 2 पाई आर एल, विच इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया आपका मैथमेटिकली। ठीक है, छोड़ दीजिए से यहीं, छोड़ दीजिए से यहीं। फिर बाय गॉसेस थ्योरम, बुक्स में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, लिखने वाले को यही नहीं पता कि मैं लिख क्या रहा हूं।
अकॉर्डिंग वर्ड नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता, वो अलग कहानी है। बाय गॉस थ्योरम क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, मैं पूरा वर्ड ही लिख लेते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अब हमें ये देखना कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ गया। गॉसियन सरफेस कैसी है, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है। इस लाइन चार्ज का यहां से यहां तक का पार्ट इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हो गया, घिर गया। तो हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए केवल उस चार्ज से मतलब है जो इस लंबाई पर है। कितनी लंबाई पर है, एल लंबाई पर है। बाकी इसके ऊपर नीचे जो चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं। गॉस थ्योरम का कोई मतलब नहीं गॉसियन सरफेस के बाहर कितना चार्ज है कितना नहीं, कहां है नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो कितना चार्ज होगा ये, इस लेंथ एल पर कितना चार्ज होगा, हाँ? चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस कितना निकलेंगे, हम सिंप्लीफाइंग करेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ सिलेंडर। भाई सिंपल सी बात है, लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा का मतलब 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो 2 यूनिट लेंथ पर कितना होगा 2 लैम्डा। एल लेंथ पर कितना होगा एल लैम्डा। सिंपल सी बात कितनी निकली, ये निकल कर आई एल लैम्डा। तो फिर गॉस थ्योरम में यहां हम अप्लाई कर दें, बाय गॉस थ्योरम लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक ही सरफेस से लिंक्ड है दोनों के दोनों। ये फाइंड किया आपने मैथमेटिकली इंटीग्रेशन से, और ये कहा गॉस ने। दोनों इक्वल कर दीजिए, कितना हुआ E इंटू 2πRL इक्वल्स लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल तो कैंसिल हो गया, ई आपके पास क्या बचा, ई आपके पास बचा 1/4πε0। मैं जबरदस्ती यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि कांस्टेंट को हम सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो ऊपर क्या बचेगा, लैम्डा बाय आर न्यूटन पर कूलम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग थिन यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर या नॉन कंडक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्पेशल कंडीशन डिफरेंस देखा आपने यहाँ, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लेकिन जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर खत्म हो गया यहां से।